नमस्कार। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भारत के 3 पड़ोसी देशों में एक सी अराजकता हुई, एक सा विद्रोह हुआ, एक सा तख्ता पलट हुआ और एक जैसी परिस्थितियां पैदा हुई। लगता है 3 अलग अलग देशों में घटी तीनों घटनाओं की पटकथा एक सी ही थी। एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा कि क्या इन तीनों पटकथाओं का लेखक कोई एक था? दुनिया की कोई एक ऐसी शक्ति जो इन राष्ट्रों में अस्थिरता चाहती थी, या इन राष्ट्रों में जो सरकार थी वो सरकार उसे नापसंद थी, इसलिए तख्ता पलट की एक कार्य योजना बनी? क्योंकि एक सी स्क्रिप्ट 3 देशों में एक ही काम के लिए संयोग नहीं होती, ये प्रयोग है। इसलिए प्रयोग है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। संयोग इतने खतरनाक कभी नहीं होते, प्रयोग हमेशा खतरनाक होते हैं। डिजाइन्ड ऑपरेशन है। अब इसका डिजाइनर कौन है? इसकी डिजाइन को करने वाला कौन है? कौन सा देश है? कौन सी ताकत है? ये प्रश्न बड़ा है। और एक दूसरा प्रश्न जो बेहद अहम है वो ये कि हमने श्रीलंका के समय में भी देखा, जब श्रीलंका में उपद्रव हुआ तो भारत में अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसे तत्व निकले, सामने आए, जिन्होंने ये आशा की, अपेक्षा की, दुआ मांगी कि जो श्रीलंका में हो रहा है वो भारत में भी हो जाए। और उन्होंने अपनी ये इच्छा, ये हसरत, ये आकांक्षा सार्वजनिक रूप से मुखरित भी की। ऐसा नहीं कि मन में रखा हो, सार्वजनिक रूप से कहा गया कि ऐसे एक दिन भारत में भी होगा। उम्मीद जताई गई, आशा जताई गई, लेकिन खैर नहीं हुआ। भारत भारत है। फिर बांग्लादेश में अराजकता हुई, उपद्रव हुआ, तख्ता पलट हो गया, आगजनी हुई व्यापक पैमाने पर। तब भी भारत में ऐसे तत्व अपने अपने बिलों से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि हमको लगता है अब भारत का नंबर आ गया। भारत में रहने वालों ने कहा कि हमको लगता है भारत का नंबर आ गया, अब भारत में भी यही होगा जो पड़ोस में हो रहा है, यानी बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, भारत भारत रहा। अब नेपाल में हुआ ताजा ताजा वही अराजकता, वही धुआं धुआं, वही सिंहासन फूंकना, वही सब तख्ता पलट। तो वो तत्व तो फिर निकल आए, छतों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे। बांग्लादेश में के समय ना हुआ ना सही, श्रीलंका के समय ना हुआ ना सही, लेकिन अब की जरूर होगा नेपाल के बाद। आपने एक दृश्य देखा होगा, नेपाल के वित्त मंत्री को उपद्रवकारियों ने घर से निकालकर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारते हुए उपद्रवकारी पीछे और आगे आगे वित्त मंत्री भाग रहा नेपाल का। तो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता ने क्या लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर? ऐसे मैं सोचती हूं कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। ये समझ रहे हैं आप कटाक्ष क्या है? ये भारत की वित्त मंत्री को सामने रखकर लिखा गया, निर्मला सीतारमण जी। यानी कल्पना ये की गई कि भारत में भी ऐसी अराजकता होगी, ऐसी अव्यवस्था होगी, ऐसी हिंसा होगी और उस हिंसा की में
निर्मला सीतारमण ऐसे ही शिकार होंगी जैसे नेपाल के वित्त मंत्री हो रहे हैं, और उनको भी भागना पड़ेगा। इसलिए ये प्रवक्ता महोदया ने कहा कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। इसका मतलब अंदर अंदर यही इच्छा है कि हे प्रभु, जैसा नेपाल में किया वैसा भारत में कर दो। हरीश रावत जी बड़े नेता हैं, राज्य के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े नेता हैं। वो भी उम्मीद जता रहे हैं कि लग रहा है कि भारत में जो स्थितियां बन रही हैं वो नेपाल की तरफ मामला जाएगा। ये कौन तत्व हैं जो बार बार विश्व में कहीं भी अराजकता हो, हिंसा हो, तख्ता पलट हो, और ये भारत में उम्मीद से हो जाते हैं? क्या समस्या है? उस अराजकता, कहीं की भी अराजकता हो, उसको भारत बुलाने के लिए ये लोग मंत्रोच्चार क्यों करने लगते हैं, सामूहिक तंत्रोपचार, कि किसी तरीके से बस यहां भी आ जाए, यहां भी हिंसा हो जाए, कत्ल गारत हो जाए, धुआं धुआं हो जाए। क्यों ऐसी अपेक्षा, क्यों ऐसी इच्छा, क्यों ऐसी चाहत, क्यों? हालांकि किसी के चाहने से या इच्छा रखने से ऐसा होना संभव नहीं। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। आपातकाल के बाद भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हिंसा के जरिए नहीं हुआ, आग और आगजनी के जरिए नहीं हुआ, मारकाट के जरिए नहीं हुआ, वोट के जरिए हुआ, वोट के जरिए हुआ। यह है भारत। भारत में किसी टूल किट के जरिए सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी डिजाइन्ड ऑपरेशन के जरिए सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी सैन्य हस्तक्षेप से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। भारत में सत्ता परिवर्तन की एकमात्र विधि है जनता का जनादेश। भारत में सरकार सिर्फ ईवीएम से बदल सकती है, बाकी किसी से नहीं। ये भारत का इतिहास बताता है और ये भारत की तासीर भी बताती है। अन्यथा इतने उतार चढ़ाव भाई, इमरजेंसी से बड़ा कोई संदर्भ हो सकता है क्या? और उसके बाद भी शाहीन बाग का दृश्य देखा हमने, किसान आंदोलन के नाम पर अलग अलग किस्म के एजेंडे चलने लगे, वो देखा। लाल किले पर चढ़ाई देखी, सीए वाला मसला देखा, अयोध्या में रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनते देखा, उसका लोकार्पण देखा। कहा जाता था अयोध्या में मंदिर बनेगा तो देश में क्या हो जाएगा, फिर कहा गया 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। भारत ने सब देख लिया। खून की नदी छोड़ो, कोको कोला की नदी भी नहीं बही, कोको कोला और फेंटा की नदी भी नहीं बही। कहीं पत्थर नहीं चला, कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं लोगों को प्राण नहीं गंवाने पड़े। ये भारत की ताकत है। यहां कोशिशें हुई। भारत के किसान आंदोलन में अचानक से कुछ सोशल मीडिया के पश्चिमी देशों के चेहरे कूद पड़े थे। पता नहीं उन्होंने भारत की खेतीबाड़ी को भी देखी भी थी कि नहीं देखी थी नजदीक से, भारत के कभी किसी किसान से मिले भी थे कि नहीं, लेकिन कूद पड़े थे और इस मुद्दे को ग्लोबल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। भारत अपने इन झंझावातों से खुद निकल आया बाहर। अपनी समस्याओं को सुलझाने की ताकत भारत के भीतर है, अपनी समस्याओं को सुलझाने का कौशल भारत के भीतर है। इसलिए मैंने कहा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं हो सकता श्रीलंका। और जो लोग इस उम्मीद से बार बार छत पर चढ़कर चिल्लाने लगते हैं कि अब की बार भारत नेपाल हो जाएगा, अब की बार भारत श्रीलंका हो जाएगा, अब की बार भारत बांग्लादेश हो जाएगा, अब की बार भारत पाकिस्तान हो जाएगा, उन्हें हर बार निराशा ही हाथ लगती है। और ऐसे ही निराशा हाथ लगती भी रहेगी, क्योंकि भारत सिर्फ भारत रहेगा। धन्यवाद।